अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और हमारी आज की अहम खबर है कि महंगाई जो है वो 4% तक आने का इम्कान है। वजारत ख़ज़ाना ने जुमा को बताया कि दिसंबर में महंगाई की शरह 4 से 5% के दरमियान रहने का इम्कान है। और गुज़िश्ता साल मई में CPI इन्फ्लेशन रेट जो था वो 38% की बुलंद सतह पे था और उसके बाद से ये नीचे की तरफ आ रही है। और इसमें ज़ाहिर है हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है, खर्चे पर पाबंदियाँ भी काफ़ी लगाई हैं, लेकिन उन खर्चों पे जो तरक्याती अखराजात थे, जो हुकूमतों के अपने खर्चे हैं, उन पे शायद उतनी कमी नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी। लेकिन इसका एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि जो बैंकों के सूद हैं उसकी शरह बहुत कम हो गई है और वो 13% से भी अब नीचे चली जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि वो अगले महीने या उससे अगले महीने सिंगल डिजिट में आ जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, जो मईशत में पैसा लगाना चाहते हैं, बैंकों से कर्ज़ा लेके उनको आसान सूद पे कर्ज़ा मिलेगा, जिससे पाकिस्तान में मईशत का इक़्तिसादी तरक्की का पहिया जो रुका हुआ है, ये स्लो है, वो तेज़ हो सकता है। लेकिन इसका डायरेक्ट असर जो महंगी चीज़ें हैं इस वक्त मार्केट में उन पे नहीं होगा। लेकिन ज़राए आमदनी अगर बढ़ेंगे तो लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। और फिर बिजली का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस पर भी उन्होंने कहा कि बिजली का रेट भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि मज़ीद जो IPPs हैं उनके साथ बात हो रही है, उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट किए जा रहे हैं। ये हमारी आम खबर है। और हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी सियासी जमात MQM, उनके मुतालबात पूरे क्यों नहीं होते? सिंध की सियासत में उनका क्या किरदार है? वफाक की सियासत में उनका क्या किरदार है? पिछली बहुत सारी हुकूमतों के साथ वफाक में तो वो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का चौथा मुसलसल दौर, और ये मुकम्मल होगा तो 20 साल पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, जो कि शायद एक रिकॉर्ड ही होगा। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात ने किसी सूबे पर इतने लंबे अरसे तक बगैर किसी वक्फे के हुकूमत की हो। तो MQM के मुतालबात हैं क्या, वो पूरे क्यों नहीं होते? इस पर हम बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ होंगे, जो सीनियर रहनुमा हैं MQM और MNA भी हैं और मेंबर भी हैं उस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो PTI के साथ मुज़ाकरात कर रही है, और जिस पे उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि दोनों तरफ में कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक हो जाएगी। हमारा जो आज का हॉट इशू होगा वो ये होगा कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या है और पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है। हम देख रहे हैं कि रिसेंटली इमरान खान के मामले पर अमेरिकी कांग्रेसमैन, वहाँ के सेनेटर्स कुछ बयान दे रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं पर भी तबसरा किया गया है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ लेने के बाद अमेरिका की पॉलिसी में क्या तब्दीली आती है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे हुसैन हक्कानी साहब। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पाकिस्तानियों के लिए दुबई में वीज़े बंद क्यों हो गए हैं, क्या वजूहात हैं, वो ऐसी क्या खसूसियत है पाकिस्तानियों में जो दूसरे मुल्कों के शहरियों में नहीं है, उन पे तो पाबंदियाँ नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान जो हमसाया भी है UAE का और बहुत करीबी दोस्त मुल्क भी है, उसके शहरियों पर पाबंदियाँ क्यों लग रही हैं वीज़ों की, और उसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, कौन सी सियासी जमात है, इस पर हम बात करेंगे अपने आज की। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। और हमें ज्वाइन किया है फारूक सत्तार साहब ने। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फारूक साहब सबसे पहले तो ज़ाहिर आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं जो PTI से मुज़ाकरात कर रही है, और ये एक अच्छा साइन है कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ या दूसरी तरफ बैठी मुज़ाकरात कर रही हैं। PTI भी अकेली नहीं है, उनके साथ भी 2-3 सियासी जमातें हैं, और बाकी जितनी सियासी जमातें हुकूमत की तरफ से उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं। पहली मीटिंग जो हुई है आपका, उस पर गैर जानिबदाराना तज्जिया या फील क्या है? आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अफसार भाई, पहली मीटिंग पर मेरा टेक ये है कि बहुत मस्बत और खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई, और दोनों तरफ से एक अरसे के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक बेहतर जो दानिश है या वो प्रिवेल कर रही है, और एक बेहतर समझ बूझ के क़याम से वो सब आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक आपस में तय हुआ कि भाई संजीदगी, नेक नीयती और खुले दिल से ये हम बातचीत करेंगे, दोनों तरफ से बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, और किसी तरह से भी डीरेल नहीं होने देंगे इस मकालमे के अमल को, डायलॉग के अमल को। और इसमें स्पैनर्स आएंगे तो उसको भी हम देखेंगे, और कोई स्पेकुलेशन भी हम ना करें,
और कोई बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी शायद ना आए, तो उसका भी हमें मलाल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये सारी वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा नज़र आती है, लेकिन ऐसे माइंड सेट्स भी शायद दोनों तरफ हों जो कि काफ़ी सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और एक सख्त गिरी का रुझान है, उनका टेंडेंसी है, तो उनको भी बहुत साथ लेकर समझाकर, क्योंकि एक मकसद और ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है कि ये सिर्फ सियासी जमहूरी अमल को हमें मजबूत और मुस्तहकम नहीं करना, बल्कि उसके साथ पूरा मुल्की इस्तेहकाम जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जो मईशत हमारी बहुत अबतर थी, अब उसमें अगर कुछ थोड़ा सा अलामती बेहतरी आ भी रही है, तो हमें तो उसके सारे मरहलों को देखना है कि बका जमहूरियत की किस्में हैं, बहाली फिर हो, फिर इस्तेहकाम और फिर तामीर व तरक्की का अमल तेज़ी से चले, जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मकसद सामने होगा और इसमें जमाती, गिरोही और जो इनफरादी मफाद है, अगर उसको पसे पुश डाल के कौमी एजेंडे को भी साथ लेके चला जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत और बिगिनिंग हो सकती है। कौमी एजेंडा वो क्या है आपके ख्याल में, जिस तरह आप कौम को बताएंगे कि ये एजेंडा जो है ये लाजमी होना चाहिए तमाम इन मुज़ाकरात के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में बात बहुत कि मईशत जो है ना वो सबसे बुनियादी, अगर हमें पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त जो हम पे बैरूनी दबाव है, अगर उसका हमें मुकाबला करना है तो अपने घर को ठीक करना है, और उसके लिए और कहीं से आसमान से तो सियासी कायदीन, अकाबरीन जमातें नहीं आएंगी ना, जो हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी कम से कम एक एजेंडे पे अपने आप को जो है वो एक यकजा करना होगा और एक कौमी इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ना होगा। तो पहला एजेंडा तो मुल्क की इस्तेहकाम और जो माशी बहरान है उसको हमें एड्रेस करना है, और उसके लिए जो एक सियासी हमांगी अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है उस पर काम करना होगा। हुकूमत को भी कहीं अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करनी होगी और कोई स्पेस देनी होगी जहाँ वो जहाँ अपोजिशन कहती है कि वो उसकी जायज़ स्पेस है, और अपोजिशन को भी अपनी जो इंतहाई एजिटेशन या जो उसका एक मुखालफाना जो अमल है वो इतना शदीद ना हो कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो खुदा अल्लाह ना करे कि दोबारा रूनुमा पजीर हो, या कोई सिविल नाफरमानी की तरफ अभी तो बात हो रही है उसकी तरफ जो है वो जाकर उससे मज़ीद मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। तो मेरे ख़्याल में ये वो बातें हैं कि जिस पर मुझे लगता है कि जो लोग कम अज़ कम इस अमल में शामिल हैं, मुझे उनके माइंड बड़े क्लियर लगे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तो उसमें आगे की क्या तरफ उन्होंने देखा जाए। आपको माइंड क्लियर लगे तो क्या उनके पहले मुतालबात क्या थे बुनियादी पीटीआई के? देखें, मुतालबात के लिए ये तय हुआ कि वो अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड COD की सूरत में अपने तहरीर में मुतालबात लाएंगे, लेकिन फिर असद कैसर साहब ने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि भाई उनके जितने भी गिरफ़्तार शुदा जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा शायद मेरे ख़्याल में जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पर, और जो है वो 26 नवंबर के जो वाक़यात थे उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये सारी बातचीत शुरू करें और अगर ये दो मुतालबात भी उनके अगर आ रहे हैं तो इन पर बात होनी चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए। हुकूमत को अच्छा बात होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। तो हुकूमत, आपने कहा हुकूमत भी जो कुछ कर सकती है वो करे, हुकूमत इस पे क्या कर सकती है 9 मई के और 26 नवंबर के हवाले से? और दूसरी तरफ अपोजिशन की जो बात है पीटीआई की, उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ है, खासतौर पर उनके जो लोग बाहर बैठे हैं और सोशल मीडिया पे वो जिस तरह करते हैं प्रोपेगेंडा, उसको रोक नहीं रहे। तो दोनों तरफ से आपके ख्याल में CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होने चाहिए इमीडिएटली ताकि ये बातचीत आगे बढ़े? और जी हाँ, बिल्कुल सही है। और उस CBM में सारी बातें आएंगी कि जो ये सोशल मीडिया का जो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह बेलगाम उसका इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ कोई ज़ाब्ता नहीं है, वहाँ कोई मतलब ये कि कोड ऑफ कंडक्ट कहें या कोई उसमें अखलाकियात भी नहीं रही ना अब तो। और अगर ये तहजीबी और बदतमीज़ी की तरफ इस पूरे माशरे को, मुल्क और कौम को धकेलना है, तो उसके बाद तो फिर ना आइन की अमलदारी रहेगी, ना रियासती इदारों की, ना हुकूमत की, और किसी की, ना पार्लिमान की कोई वक़्त रहेगी फिर उसके बाद तो फिर आवाम को हम बेजार करके, तंग करके वो कहाँ
वो किसकी तरफ देखेंगे? फिर उन्होंने तो फिर अपने अपने हिसाब से वो भी आए दिन कानून की खिलाफ वर्जी हुआ करेगी और लोग अपनी मर्ज़ी से एक कतई और कतई बाग़ियाना रद्द अमल होगा, उनका रुझान होगा। तो फिर ऐसे माशरे को अगर किसी को भी कल इख्तिदार मिलता है तो वो इस तरह के मुल्क और कौम और माशरे को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? तो मेरे ख्याल में तो आप ये बताइएगा कि सोचना चाहिए ये जो ठीक है आपने सबको यहाँ रुक के सोचना चाहिए, तो एमक्यूएम भी रुक के सोच रही है यहाँ पे कि नहीं? क्योंकि हाँ हमें जो इतलात मिल रही हैं जो पब्लिक है, अब ये ज़ाहिर चीज़ कि हुकूमत एमक्यूएम के मुतालबात पूरे नहीं कर रही और एमक्यूएम नाराज़ है हुकूमत से। तो जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त रिकन्सिलेशन की, आगे बढ़ने की, उसमें अगर आप नाराज़ हो गए तो हुकूमत कायम कैसे रहेगी? मेरे ख्याल अफसार भाई एमक्यूएम के ऊपर भी बहुत सारी इस तरह की बातें आती रही कि उसने शायद अपने जमाती मफाद को फ़ौक़ियत दिए कौमी मफाद पे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायद पहले भी ऐसा नहीं था, ये परसेप्शन ज़रूर बनता था। और अभी भी देखें एमक्यूएम के मुतालबात जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी उसमें बाकायदा मान लिए गए, तस्लीम हुए, उसका ड्राफ्ट बना, उस पर सिग्नेचर हैं दो फरीक़ैन के, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के, और उसके ज़ामिन मौलाना फजलुर रहमान थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर बराह रास्त मरकज़ और वफाक से भी मुतालबात है, उस पर भी नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी हम ये समझते हैं कि हमने अपना मुतालबात जो रखे वो हमारे इलाकाई या सिंध के शहरों के या वो जमाती नहीं है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि अब 27वीं आइनी तरमीम, अब 18वीं तरमीम के बाद एक मार्कतुल आरा, यानी कि आप जमहूरियत को निचली सतह पे ले जाए ना, वहाँ मजबूत और मुस्तहकम करें। 130 ज़िलों और शहरों को मजबूत और मुस्तहकम बना दें, मतलब आपका झगड़ा बल्दियाती इदारों पे जैसे है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उसमें वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? ये तो सूबाई मामला है। हुकूमत ने MOU साइन किया, हम खुश हैं इस पर। PMLN ने हमारे साथ माहिदा किया, वो अब हमारे साथ तमाम सियासी जमातों के पास जाए इस मसले को लेकर। हैसियत नहीं है ना, और बाकी लेकिन उससे आगे होना क्या है? पॉलिटिकल ग्राउंड बनाए ना, प्रैक्टिकली करके। तो हम ये करना चाहते हैं, और हम 2/3 अक्सरियत होगी तो फबेहा, और नहीं भी होती तो लाके हम एक्सपोज तो करें कि इस मुल्क में जमहूरियत को अवाम की ओनरशिप जहाँ है, जहाँ जिसे कहते हैं कि शराकती और शमूलियती जमहूरियत है, अगर उसकी तरफ नहीं आएंगी सियासी जमातें तो कैसे वो दावा करते हैं? नुकसान क्या हो रहा है वो बल्दियाती इदारों, मतलब बल्दियाती इदारे कराची में तो मेयर का इलेक्शन भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो काम तो कर रहे हैं बल्दियाती इदारे। असल आपका मुतालबा है क्या? हमारा मुतालबा है कि हमारा मेयर हो या ना हो, जो मेयर है, जो मुंतखब काउंसिल है, हम हो ना हो, उसको इख्तियार दें, उसको बाइख्तियार बावसीला और उसे खुद कफील बनाएं, उसे मौसर बनाएं। अभी वो दस्ते नगर है, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत वज़ीर आला के पास है, निकासिया फरामिया वज़ीर आला के पास है, मास्टर प्लान वज़ीर आला के पास, तामीरात के सारी रेगुलेशन वज़ीर आला के पास। फिर उसके बाद आप कौन सा शोबा ऐसा है, यानी अगर सफाई का अमल जो ज़िम्मेदारों का और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो जवाबदेह हैं वज़ीर आला उसको, सूबाई हुकूमत को, फिर उसके बाद फिर बल्दियाती इदारे तो नुमाइशी। हम तो कहते हैं मुर्तज़ा वहाब को इख्तियार दें। नहीं फारूक साहब, यही वाला सिस्टम तो पंजाब में भी है, यही वाला सिस्टम KP में भी है, वहाँ भी वज़ीर आला इन्वॉल्व होते हैं तमाम मामलात में, और इवन बलूचिस्तान में भी। तो ज़ाहिर है एक मसला तो है ना, हमारे सूबाई हुकूमतों के पास जो इख्तियारात आए हैं 18वीं तरमीम के बाद, वो आगे मेयर्स को नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मेयर जो कराची के हैं मुर्तज़ा वहाब, उनको तो इससे कोई शिकायत नहीं है जो आप शिकायत कर रहे हैं। हमने ये सिर्फ कराची स्पेसिफिक, तो ये हमारा मुतालबा एजेंडा नहीं है ना, हमारा तो ये कौमी देखें ना 130 पाकिस्तान के शहर और ज़िले जो बेअसर हैं, गैर मौसर हैं, बेख्तियार हैं, वो अपनी तरफ से अपने बुनियादी मसाइल हल करने का इख्तियार नहीं रखते। जो शहरी सहूलतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है, तामीरात बेलगाम अगर हैं, कहीं पर पोर्शन माफिया है, कहीं पर जो है वो ज़मीनों पर बेलगाम जो है वो लैंड माफिया कब्ज़े कर रहा है खाली ज़मीनों पर, और उसकी ओनरशिप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, कहीं KDA के पास, कहीं MDA, कहीं LDA, और लाहौर में भी इसी तरह, मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह। आज कोयटा के पानी का मसला आप देख लें, आज कराची को देख लें, आज हैदराबाद देख लें, जैकबाबाद आज देख लें, आप नवाबशाह देख लें। इन तो बेसिकली आपके मुतालबा जो है वो बल्दियाती इदारों
के से स्पेसिफिक नहीं है, वो है कि पाकिस्तान के शहरों में जो ज़िंदगी और लोगों की हालत है वो बेहतर करने का निज़ाम लाया जाए। आप बेसिकली पाकिस्तान के तमाम शहरों का केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान का, शहरों का, कस्बों का, देहात का, टाउन्स का, तहसीलों का, सबका केस लड़ रहे हैं। और इसी के साथ जुड़े हुए कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितनी तवज्जो होनी चाहिए वो किस बुनियाद पर होनी चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास, कौमी मालियाती कमीशन तो कायम ही नहीं हुआ 2008 के बाद, यानी 2013 में नहीं हुआ, जो नई हुकूमत और असेंबली आई। 2018 में पीटीआई आई, तब नहीं हुआ। अब 2024 में इलेक्शन हुआ है, अब हुकूमत आई है, नहीं हो रहा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास नहीं हो रहे हैं। तो मतलब हम तो वो वाली सारी बात कर रहे हैं कि जिसमें अगर बैनुल सूबाई मामलात हैं वो, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इलाके या खित्ते हैं, और पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा शहर है और जो सबसे ज़्यादा 60% से ज़्यादा आपको रेवेन्यू देता है, फिर आपके टैक्सों का निज़ाम बुनियादी, उसमें आपके डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। फिर अगर आइन में इस्तिस्ना दी हुई आइटम नंबर 6 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कि हर आमदनी पे टैक्स है लेकिन ज़रूरी आमदनी पे नहीं है, तो आप छोटे किसानों ज़मींदारों पर ना लगाएं, लेकिन कम से कम 50 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है, करोड़ों अरबों में आमदनी है, वो तो अपनी आमदनी पर टैक्स दें। तो इनडायरेक्ट टैक्स से उसकी कैसे कम किया जाएगा? बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कैसे कम किया जाएगा? पानी के बहरान को कैसे हल किया जाएगा? ये जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली जो ये एक है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे हम? तो आप यकीन मानिए पूरा हमारे पास इसका है कि टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना हो, वसाइल की तकसीम मुनसिफाना हो, इख्तियारात जो निचली सतहों पे ले जाएं, फैसला करने का इख्तियार जो है वो निचली सतहों तक ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया जिसमें थर्ड वर्ल्ड भी है, आज थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ममालिक और इवन चाइना तो बहुत तरक्की किया। ये 85 में, 80 की दहाई में हमसे पीछे थे, आज हमसे कहाँ चले। साइकिल पर लोग जाते थे शंघाई में, आज वहाँ बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, आज वहाँ जो है वो मास ट्रांजिट का निज़ाम है। तो मेरे ख्याल में अगर अच्छा, ये सारी वो बातें जो बहुत बुनियादी हमें अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी है और हम इन पर बात करना चाहते हैं। अच्छा, आप तो मैंने तो अज़राए मज़ाक इस कमेटी में कहा कि हमें खुशी है कि अगर पीटीआई को एंगेज किया पीएमएलएन ने, तो इंशाल्लाह वो एमक्यूएम को भी करेगी। मैंने अज़राए मज़ाक की बात भी की। ठीक है, और ये वक्त आ गया कि हमें अज़राए मज़ाक जो बात मानी कि नहीं मानी? उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, आपके साथ भी बैठेंगे और आपके भी मसाइल, ज़ाहिर कौमी मसाइल है। कराची के मसले को सिर्फ एक शहर के मसले कहकर तो हम बात ख़त्म नहीं कर सकते। कराची कौमी शहर है और अल्लाह ना करे किसी भी शहर में ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी वफाक का नुमाइंदा कराची में गवर्नर होता है, गवर्नर सिंध, और वो उसका ताल्लुक आपकी जमात से है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि वफाक के साथ हमने MOU साइन किया लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं रहा और आप वफाक से नाराज़ भी होते हैं, तो क्या हम समझें कि गवर्नर सिंध नाकाम हो गए हैं वफाक का रोल वहाँ अदा करने में? देखें, MQM PMLN जो हुकूमती मज़ाकरात है ना, वो उसमें कामरान भाई शामिल होते हैं और नहीं भी होते, लेकिन उनको हमने ये ज़िम्मेदारी नहीं दी। उन्होंने कहा अगर मुझे आप कोई ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल ज़रूर किया है कि मैंने बग़ैर सरकारी वसाइल के, बग़ैर हुकूमती सरकारी इंतज़ामी इख्तियार के जो काम मैं सड़कें नहीं बना सकता, मैं पानी के मंसूबे की जो रफ्तार है उसको तेज़ नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन मुझे रोल दिया जाए। अभी पार्टी के लेवल पे आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें मुझे ज़्यादा आप इफेक्टिव रोल देना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसमें भी पूरी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। सिंध के शहर के जो अवाम एमक्यूएम का मैंडेट है वहाँ, तो वो इसके लिए भी तैयार है। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो भी किसी मुआवजे से कम नहीं। 50,000 बच्चों को जो तो 10 लाख रुपए का सालाना कोर्स है वो सड़कें नहीं बना सकते, पानी का मसला नहीं हल कर सकते, इसकी क्या वजह है? जी नहीं, लेकिन अफसार भाई मैं आपको थोड़ी अंदर की खबर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत पेशरफ्त हुई है और एहसन इकबाल साहब इसमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ खड़े हैं। मैं जो देखें सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद करूं, PMLN के ऊपर जब सेंसस हुए थे तो जिस तरह हमें एक्सेस मिली और हमने चोर को पकड़ के दिया कि भाई कहाँ चोरी हो रही है और कहाँ लोगों को नहीं गिना गया, और पहली बार जो कराची का काउंट है वो 33% से बढ़कर 37% हो गया, पहली बार। वरना 50 सालों से दुनिया भर के लोग कराची में आ रहे, पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स कराची में हो रहा है, कराची की आबादी बढ़ नहीं, पहली बार कराची की आबादी में इजाफा नज़र आया।
33 से 37%। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि हमारी ठीक बात ठीक है। सुनी गई। इसी मेरा तरीके से सवाल जो ये मेरा पानी सवाल का मसला है, जब मेरा से हमने सवाल कुछ वाटर और है। बोर्ड से लेके 15 मेरा सवाल सालों से कुछ और है। पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। K4 पे 26 करोड़ गैलन का मंसूबा है यौमिया इजाफी पानी का, वो वापडा को दिए, 50% उस पर काम हो गया। मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब आए, हम ताजिरों को, सनतकारों, सरमायाकारों को बुलाएं, मीडिया के सीनियर जूनियर सबको बुला के वहाँ कहें कि 2026 जून में या दिसंबर में ये पानी कराची को मिलेगा। इतनी बड़ी खबर है, हुकूमत इंतज़ार कर रही है जबकि काम हो रहा है। हमें कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर, फारूक सत्तार साबिक मेयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मंसूबे की, हम नोटिफाई कर रहे हैं। और ये मंसूबे ये दोनों भी गारंटी देंगे कराची के जो बेटे हैं कि ये 2026 में आखिर में मुझे ये बता दें, फिर इसी तरीके से मास ट्रांसिट का ठीक है, आखिर में मुझे ये बता दें फारूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? सिर्फ ये मुझे बता दें कि गवर्नर सिंध की आपने बात की कि वो सड़कें नहीं बनवा सकते, पानी का मसला नहीं हल कर सकते क्योंकि उनके पास ज़ाहिर इख्तियार ही नहीं है, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। इसी तरह सिंध में जो काम होने हैं, कराची में जो काम होने हैं, उसमें वफाकी हुकूमत का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं हो सकता सिंध हुकूमत की मौजूदगी में। ये जो गैप है ये कैसे ब्रिज करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर को तो बुला लेंगे, वज़ीर आला को क्यों नहीं बुलाते, उनसे क्यों नहीं बात करते, उनसे क्यों नहीं बात होती आपकी? देखिए, वज़ीर आला से हम मिले, हम प्रेसिडेंट साहब से मिले 2 मरतबा, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी हमारी सतही मुलाकातें रहीं पार्लिमान के अंदर भी। और मैंने 3 माह से टाइम मांगा हुआ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी भुट्टो से कि मुझे टाइम दे, मेरी पार्टी को हम बात करना चाहते हैं। तो अभी तक हमें वो टाइम मिला नहीं है। हालांकि देखें, अच्छी मतलब ये बात मैं पब्लिक में नहीं करना चाहता था, लेकिन आज आपने सवाल पूछा तो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म के मज़ाकराती अमल, बातचीत के ज़रिए बैठ कर सर जोड़ कर मसाइल को हल करना, वादी में माजी में अगर वादा खिलाफ वर्जी हुई है तो ज़रूरी नहीं आइंदा भी हो। और अगर COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके अपनी वालदा के उस अज़म को कि जहाँ अदालती इस्लाहत होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा काम किया कि जो ये अदालती 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह मंजूर है उसमें उनका किरदार बड़ा कलीदी था। तो मैंने कहा तुम्हारी वालदा ने इतना बड़ा काम किया और तुमने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। तो आप ही की वालदा थी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का खाका उस ज़माने में कमाल असफर साहब गवर्नर थे उनसे बनवाया था, और उसी को मुशर्रफ साहब ने लेके एक निज़ाम को 10 जो इम्प्लीमेंट किया, वो जो लॉ आया, जब कायम अली शाह साहब आए तो वो विड्रॉ हो गया वो कानून, और एक बिल्कुल ढीला ढाला कानून बल्दियाती है। तो आप भी आए ना ये इस कानून पर, इस 27वीं तरमीम पर सपोर्ट करें। ठीक है फारूक सत्तार साहब, के साथ कहा कि बैठते हैं, बात शुक्रिया। ठीक है, हमें अपनी जो उम्मीद दिलाई है, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सारे मामला सूबे और वफाक के दरमियान और MQM के दरमियान तय होंगे। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या और पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू हमारा आज का है कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या है और पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुसैन हक्कानी साहब ने, साबिर सफ़ीर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इस वक्त UAE में मौजूद हैं। हक्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कुछ अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट तो नहीं वहाँ की सेनेट है या कांग्रेसमैन है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं उनके साथ आने वाली जो टीम है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जाते जाते पाकिस्तान पे बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, और इमरान खान के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि इमरान बहाना है और एटमी प्रोग्राम निशाना है। दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बैलेंस्ड पॉलिसी लेके आगे चलना है, जिसमें ना ही वो चाइना की पॉकेट में चला जाए और ना ही अमेरिका की पॉकेट में जाए। आप इन सारे मामलात को बहुत करीब से देखते रहे हैं, ना सिर्फ एक सफारतकार के तौर पे बल्कि एक स्कॉलर के तौर पे भी। आपने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अभी भी इस पर बात करें। आप थोड़ा बताएंगे इस वक्त कि बड़ी ही एक अहम सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान सामना करने जा रहा है अगले चंद एक हफ्तों में। क्या एडवाइस करेंगे आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के फैसला साजों को और हाइब्रिड गवर्नमेंट को?
अफसार आलम साहब, मेरा जो मशवरा है वो शायद लोगों को काबिल कबूल ना हो, क्योंकि वो हमारे मिजाज के खिलाफ है। और वो ये है कि ज़रा ठंडे रहिए, आराम से रहिए। ये जो खारजा पॉलिसी के बड़े बड़े फैसले होते हैं, इनमें आराम से ठंडे तरीके के साथ बात करना हमेशा ज़ोरों शोर से बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई चीज़ बगैर गुल गपाड़े के हो नहीं सकती। अ, अगर आपको याद हो तो भारत ने जब एटमी तजुर्बे किए तो पाकिस्तान पर लाजिम हो गया था कि वो भी एटमी तजुर्बे करे। लेकिन इतना शोर मचा, हर हुकूमत के मुखालिफ ने उस वक्त हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जी इनमें तो दम ही नहीं है, ये तो हिम्मत ही नहीं कर सकते। ताकि अगर कोई और दोनों अमरीकी उस वक्त नुमाइंदे आए हुए थे, उनके आला तरीन नुमाइंदे आए पाकिस्तान बातचीत करने के लिए, उनके होते हुए भी उन पर भी लान तान शुरू कर दी। तो ज़रा ठंडे रहें। अब समझें कि नक्शा है क्या। नक्शा यह है कि अमेरिका हमारे खित्ते से जा चुका है। जब तक अफगानिस्तान में उसकी फौजें थीं, उसकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान के पास एक लेवरेज था उसका, कि एक ही राहदारी थी, वो कराची से अपना सामान लाते थे वहां तक के लिए। उस राहदारी की वजह से हमारे पास एक लेवरेज था। लेकिन चंद मामलात ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आज का तनाव नहीं है, पिछली 3 दहाइयों का तनाव है। उनमें एक हमारा एटमी प्रोग्राम भी है। अमेरिका का कहना यह है कि आपका एटमी प्रोग्राम अव्वलन तो हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर और हमारी मुखालफत के बावजूद बना। ऊपर से आपने कभी भी इसके ठीक। ऊपर किसी किस्म की निगरानी को कबूल नहीं किया। भारत ने कर लिया, उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील जो की, उसके नतीजे में बहुत कुछ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी अमेरिका को दे दी। कभी ना कभी हमें भी ट्रांसपेरेंसी अच्छा। निगोशिएट करनी होगी, ताकि वो मुतमईन हो जाए कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, और अगर हम पाकिस्तान के दुश्मन ना हुए तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। ये बातचीत खुफिया तौर पर मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक इसलिए नहीं हो सकी कि हर सिविलियन हुकूमत इस बात से घबराती है कि कोई बात मीडिया में आएगी तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यही जी। मामला है। उन्होंने एक किस्म की हमको धमकी दी है और ये कहा है कि भाई हम ये नहीं चाहते कि आपके बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए खतरा बने। अगर खतरा बन गए होते तो वो अभी ही को बहुत बड़ा फैसला कर चुके होते। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक वार्निंग शॉट दिया है कि इसकी एक हद होनी चाहिए और वो हद ठीक हमारे है। और आपके दरमियान निगोशिएट होनी चाहिए। अगर हम अंदर ही अंदर सुकून से रह सकें तो ये निगोशिएशन हो सकेगी। अब दूसरी बात की तरफ आइए, हमारी अंदरूनी सियासत। अमेरिका को हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है जैसे हमारे यहाँ लोग समझते हैं। अब इस बार तो एक नया, क्योंकि एक बिल्कुल ही नया फिरका, नया ग्रोह है मौजूद सियासत के अंदर, जिसकी सारा जिसका सब कुछ जो है वो एक ही महवर के गिर्द घूमता है। तो वो तो उसी नुक्ते नज़र से हर चीज़ को देखते हैं। मसलन वो समझते हैं ट्रंप क्या आ गया, हमारा कोई अजीज रिश्तेदार मुंतखब हो गया है, क्योंकि आखिर पिछली हुकूमत जो थी वो हमारे खिलाफ थी, तो नई वाली हमारे हक में होगी। ऐसा नहीं होगा। अमेरिका की जो भी हुकूमत होगी वो अमेरिका के जो तजवीराती मफादात हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक फैसला करेगी। और वो क्या है? वो है चीन को कंटेन करना, भारत को चीन के मुकाबले पर खड़ा करना। उसमें पाकिस्तान इस तरह फिट होता है कि अगर वो पाकिस्तान और भारत को दोस्त बनवा सके तो बहुत अच्छा, और अगर पाकिस्तान दोस्त नहीं बना तो कम से कम पाकिस्तान से ऐसे ताल्लुकात रखें जिसकी वजह से पाकिस्तान चीन को किसी किस्म के अस्करी अड्डे वगैरह ना दे। तो ये सारी बातें हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी है। बाकी गुल का पड़ा हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर चलता है। अगर आप और मैं ठीक मिलके है। एक किताब लिखें इसके ऊपर कि पाकिस्तान में बातें की गई कि ये होगा ये होगा ये होगा और नहीं हुआ, तो वो बड़ी लंबी किताब होगी। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि आप जो बातें करेंगे वो लोगों को पसंद नहीं आएंगी, और हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को आपकी माजी की बातें पसंद नहीं आई। लेकिन आपने जो बातें तब भी की थी आज भी आप वही कर रहे हैं, और इन बातों में वज़न भी है, अक्ल भी है। जाहिर है ये ब्रावडो के साथ बढ़ के मारने से तो खारजा पॉलिसी नहीं चलती। बाकी हम बढ़ के जितनी मर्जी मारते हैं, खारजा पॉलिसी पे आके तो ये करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है आपकी बातों का असर हो रहा है, लोग बेहतर समझ रहे हैं अब आपके मौक़िफ़ को। और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो बाहर रहे या यहाँ रहे, वो यही बात करेगा जो आप कर रहे हैं कि हमें अपनी पोजीशन अच्छी बनानी है और उसके लिए सबके साथ एक अच्छी डील करनी है जो निगोशिएशंस के ज़रिए हो सकती है। यहाँ जो हमने सिग्नल पिक किए पाकिस्तान में, तो उसमें तो ऐसा आंसर नज़र नहीं आता जिसकी तरफ आपने भी जिक्र किया कि ऐसे नहीं हो, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। और पाकिस्तान भी चाहता है कि कुछ ना कुछ इन चीज़ों पे बात करे, जो सिविल न्यूक्लियर आप हमारा प्रोग्राम है या जो मिसाइल टेक्नोलॉजी किस हद तक हमें ले जानी है। तो ऐसा यहाँ पे मुझे इतला है वो कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन ये जो एक नया फैक्टर आया है ना नैरेटिव का,
उसमें जो पीटीआई और वहाँ कुछ बैठे हुए जो लोग हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, जो लॉबिंग उन्होंने कुछ लोगों से वहाँ की है, उससे मामलात में यहाँ पाकिस्तान में उलझाव बहुत आ गया है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के जहन बहुत उलझ गए हैं जो रिटायर्ड हैं, लेकिन उनका असर और नफूज आज भी है पॉलिसी मेकिंग में। उनको आप क्या समझाएंगे, किस तरीके से उन्हें समझाया जाए कि ये जो सियासत उनको मैं को घुसेड़ के पाकिस्तान की उनको मैं ये पोजीशन कमज़ोर समझाऊंगा। की जा रही है, इससे कैसे बचा जाए? देखो, उनको मैं ये समझाऊंगा कि 1990 की दहाई में उन्होंने ये गलतफहमी, उनने और उनके सीनियर्स ने ये गलतफहमी इख्तियार की थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका जमहूरियत का साथ दे रहा था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के इंतखाबात के बारे में कहता था कि मुनसिफाना इंतखाबात कराओ, दोनों पार्टियों से रब्ता रखता था। फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में गलत फहमियां फैलाई गई कि जी वो मोदी का यार है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोस का मुल्क है, उससे अगर बातचीत हो और अच्छे ताल्लुकात हो तो पाकिस्तान के मफाद में होने चाहिए। ये जो अखाड़े के पहलवान हैं, जिनका ये होता है कि जैसे बस हमारा पहलवान जो है वो किसी तरह से ऊपर हो जाए, उसके अलावा बाकी सब कुछ, बाकी हेर फेर है, वो उस तरह से बात चलती नहीं है दुनिया में। पाक इनको सबको ठंडा होना पड़ेगा, ये समझना होगा कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत होगी, जो भी उसमें जिम्मेदार होगा, वो पाकिस्तान के मफाद में फैसले करे और उसकी रहनुमाई की जाए पाकिस्तान के मफाद में फैसले करने में। रह गया मामला बाहर ताल्लुकात का, जिन लोगों के अमेरिका में कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, वो उन ताल्लुकात को इस बात के लिए इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान को एक सिविल न्यूक्लियर डील दिलवाएं, ना कि इस बात पर अपने ताल्लुकात को ज़ाया कराएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई पाबंदियां लगवाएं अंदरूनी सियासत की बुनियाद पर, जबकि वो लगेगी भी नहीं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अंदरूनी सियासत की बुनियाद के ऊपर सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया कोई पाबंदियां नहीं लगाएंगी। ये सारे का सारा शोर पानी में मधानी साबित होगा और इन लोगों की सारी एनर्जी जाया होगी, क्योंकि ये सिर्फ शख्सियत परस्ती ठीक। पर मबनी है, इसमें कोई पॉलिसी एलिमेंट नहीं। अच्छा, आपने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की, अरेंजमेंट की बात की अमेरिका के साथ, तो आप क्या, आपके ख्याल में, जो मैं समझाऊं, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है और जिस तरह की हम गंदी लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, उससे अमेरिका की पॉलिसी को हम अपनी फेवर में तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये जो सिविल न्यूक्लियर डील की पॉसिबिलिटी है जो हमारे फ़ायदे में है, वो भी नहीं हो पाएगी? जी देखिए, हमारी जो अंदरूनी सियासत है, अगर हम उसमें कुछ अफराद को इस्तेमाल करेंगे, और वो अफराद जो हैं वो इतने भी बाअसर नहीं हैं जितने बाज लोग समझते हैं, कुछ ना कुछ ताल्लुकात उनके हैं, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नहीं है वो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तो नहीं है, ठीक। सीआईए के डायरेक्टर तो नहीं है, सदर तो अभी तक नहीं बोला इस मौके पर, लेकिन अगर वो बोल भी पड़े तो अंदरूनी सियासत को भी वो तस्वीराती मकासद के लिए, स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। उनको किसी से मोहब्बत तो नहीं, ये तो हमारे नौजवानों की प्रॉब्लम है कि उनको किसी से इतना इश्क है कि उस इश्क के अंदर वो कहते हैं कि अगर वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। या ये नारा लगाया है ना बाज लोगों ने कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये वाली सोच अमेरिकनों की तो नहीं होती किसी मामले में और किसी मुल्क के साथ। देखिए, अमेरिका खारजा पॉलिसी में सिर्फ अपने तस्वीराती जो हदफ हैं उनको देखता है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। अगर आपको याद हो तो ईरान के शाह अमेरिका के बहुत बड़े हलीफ थे, उनका तख्ता उल्टा गया एक इनकलाब में, उन्होंने फौरन खुमैनी हुकूमत को तस्लीम किया और उससे ताल्लुकात कायम किए। वो तो जब खुमैनी हुकूमत ने उनके खिलाफ इकदाम किए और उनके सफारत खाने पर कब्जा किया, तब जाकर इनके दरमियान कशीदगी शुरू हुई। तो इसी तरीके के साथ किसी फर्द के आने जाने से और किसी फर्द को लाने के, ये सब कहानियां हैं जिनके ऊपर हमारे लोग यकीन रखते हैं। ये कि अमेरिका ने हटवाया था तो अमेरिका ही वापस लाएगा, ये बच्चों वाली बातें हैं। और अमेरिका की पॉलिसी इस तरह से ना बनी है आज तक किसी और मुल्क के हवाले से, ना अब बन सकेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने भी बच्चों की बात भी की, पहले भी की आपने, कि नौजवान हैं वो एक लीडर को हीरो मानते हैं, लेकिन उन नौजवानों को जो गुमराह किया जा रहा है, जो मैंने यहाँ रिटायर्ड लोगों की बात की है, उनके साथ बाहर बैठे लोग कुछ हैं जो मिल के, वो तो नौजवान नहीं है लेकिन मिल के इन नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके असरात, मनफी असरात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे पड़ रहे हैं। उनको आप क्या मशवरा देंगे? जो रिटायर्ड हजरात हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी रिटायरमेंट अच्छी तरह से गुजारें और गोल्फ खेलें। देखिए, अगर
इन लोगों को खारजा पॉलिसी समझ में आती तो वो पाकिस्तान को मसाइल पेश ना आए होते जो पिछले चंद सालों में पेश आए। ये तो काबुल फतह करके समझ रहे थे कि तालिबान वहां आएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, तालिबान हमारे ही गले पड़ गए। तो खारजा पॉलिसी को भी खारजा पॉलिसी समझने वालों के हवाले से समझने की कोशिश करें। हर आदमी की अपनी अपनी तरबियत होती है। आपकी तरबियत एक सहाफ़ी के तौर पर है, मैंने कई साल लगाकर खारजा पॉलिसी बनाने और समझने के अमल को समझना शुरू किया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें को माहिर हूं, मगर मैंने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ाया है। इसी तरीके के साथ एक सिपाही होता है, उसकी अपनी एक सिपाहियत होती है। सिर्फ इस वजह से कि आप कभी किसी इन्फेंट्री की ठीक। ब्रिगेड के कमांडर थे या किसी डिवीजन के कमांडर थे, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या कुछ होता है। और ये जो साजिशी नजरिए हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर तकसीम होते हैं और सोशल मीडिया में आते हैं, इनके जरिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात समझने की कोशिश करना बहुत ही एक मासूमाना मगर अहमकाना तरीक़ेकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब। आपने फरमाया कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता, आप बहुत अच्छा समझते हैं खारजा मामलात को और आपकी बहुत गहरी नज़र है इस पे, और लेकिन आपकी आजिज़ी है जो आप ये कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात की है कि खारजा पॉलिसी को खारजा पॉलिसी के एंगल ही से देखना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल कि पाकिस्तानियों के लिए दुबई वीज़े बंद क्यों हो रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे आज की एडिटोरियल का, और बड़ा अहम मौजू पाकिस्तानियों के लिए दुबई वीज़े बंद किए हैं। 1970s की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान के लिए गल्फ़ ममालिक के वीज़े खुले तो एक नारा मशहूर हुआ, दुबई चलो चलो दुबई चलो, और वो नारा आज तक चलता रहा। लेकिन अब लगता है कि वो नारा ख़त्म होने का वक्त आ गया है। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 43 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। ज़्यादातर दुबई में हैं, लेकिन पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में 43 लाख पाकिस्तानी, जो मेरा ख्याल मुल्तान शहर की आबादी जितना है या उससे थोड़ा कम होगा, और बहुत बड़ी तादाद है ये। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मुस्तरद होने की तादाद में भी इजाफा हो गया है। और हर ट्रैवल एजेंट का यही जवाब होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है, यूएस का है, किसी और मुल्क का है तो शायद मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि तमाम शराइत पूरी की जा रही हैं, जो शराइत सख्त से सख्त हो जा रही हैं। और वजूहात क्या हैं? सेक्रेटरी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इसी हफ्ते सेनेट कमेटी में जो उन्होंने इंकशाफ किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों की डिमांड में कमी आई है। गैर हुनरमंद वो लोग हैं जिनको कोई स्किल नहीं आती, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सिर्फ मजदूरी करने वहाँ जाते हैं। दूसरे मुल्कों से पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जा रहे हैं और उनके स्किलफुल लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और इसके मुताबिक पाकिस्तानी वीज़ा ख़त्म होने के बाद वहीं रह जाते हैं। वो वहाँ पे सियासी मामलात में, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो वहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है। और वो लोग देखते हैं यूएई वाले की शरारतें कर रहा है तो वो फिर वहाँ से उन्हें निकाल देते हैं या उनको वो वीज़े नहीं देते। और नई शराइत भी आयद की हैं जिसमें एक ज़रूरी शर्त यह है कि ज़ामिन होना चाहिए, और जो ज़मानत दे के वीज़े की जितनी मियाद है उसके दौरान ये वापस आएगा। और उसके साथ आपको एक हल्फनामा भी अब लगाना पड़ता है, और पुलिस का जारी करदा सर्टिफिकेट भी लाजमी जमा करवाना पड़ता है। और इसमें दुबई में जो पाकिस्तानी कौंसल खाने की वेबसाइट पर खुसूसी हिदायत दी गई हैं कि शाही ख़ानदान के अरकान या उनके मामलात पर गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी मज़हब की तज़दीक ना करें। वहाँ पर रहाइश के दौरान वहाँ के मुल्क की पॉलिसियों पर तनकीद ना करें या अपने मुल्क की पॉलिसियों पर तनकीद ना करें। नफ़रत अंगेज़ मवाद या मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसियों पर तनकीद मुजरिमाना फ़ेल है, वो जेल कर देंगे इस पर। और सियासी तकारीब, जलसे और जुलूसों का अहतमाम ना करें और ना उनमें शरीक हों। ऐसी तकरीबात के हवाले से यूएई बहुत हसास है और उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से वहाँ निपटा जाता है। तो चाहिए कि अपने मुल्क की खैर खुद हम इज़्ज़त हमें बनानी है, वहाँ जाके हम नहीं बना रहे तो कौन बनाएगा? दूसरे तो ज़ाहिर हमारे खिलाफ ही बात करेंगे। तो मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपनी ज़ाती नापसंद से अबव ऊपर जाके। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।